हेलो गाइस, पीसीएस हिंदी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। और इससे पहले हम आपको 8 लेक्चर दे चुके हैं और नागरिकता की समाप्ति तक और ये भारतीय पासपोर्ट के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडियन पासपोर्ट, ये आपको हम करा चुके थे। तीन कलर के जो पासपोर्ट होते हैं वो मिलते हैं। एक तो नियमित पासपोर्ट होता है जिसको रेगुलर बोलते हैं, एक डिप्लोमेटिक होता है, एक ऑफिशियल पासपोर्ट होता है। रेगुलर वाला नेवी ब्लू होता है, साधारण यात्रा के लिए मिलता है। और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है मैरून कलर का, जिसको भारतीय डिप्लोमेट और वरिष्ठ स्तर के जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको मिलता है। और शासकीय जो ऑफिशियल पासपोर्ट होता है आधिकारिक कार्य के लिए, जो ऑफिशियल वर्क के लिए, जो भारतीय अधिकारियों के लिए होता है ये। तो मैंने यहाँ तक आपको करा दिया था। दोस्तों, आप वीडियो को कंप्लीट देखना और आपको पूरा समझ में आएगा। मैं एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई तीनों में डिफरेंस बताऊंगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, 2015 ये भी बताऊंगा, इनमें क्या डिफरेंस है और क्या नए संशोधन हुए वो भी बताऊंगा। तो आइए देखते हैं गाइस, तुलना का आधार क्या है ना। आप देखेंगे तुलना का आधार, जिसको हम एनआरआई बोलते हैं, अनिवासीय भारतीय, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। भारतीय मूल के जो व्यक्ति होते हैं उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं, पीआईओ। भारत के समुद्र पारीय नागरिक जो होते हैं उनको ओसीआई, इंग्लिश में बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये 3 प्रकार के नागरिक हैं। इनको नागरिकता कैसे मिलती है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या योग्यता है इनकी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कंपेयर करके देखते हैं। और इस चार्ट को आप मेरे साथ बनाते चलना, साथ साथ नोट डाउन, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। नागरिकता की बात करेंगे। सबसे पहले एनआरआई को जो भारतीय नागरिक, और पीआईओ जो होते हैं विदेशी नागरिक, और ओसीआई होते हैं विदेशी नागरिक। आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में साधारण निवास, इनका विदेश में, इनका भी विदेश में, और इनका भी विदेश में, ठीक है। फिर योग्यता की बात करेंगे, अर्हता, है ना, एबिलिटी। विदेशों में लंबे समय तक रहने वाले भारतीय नागरिकों को हम एनआरआई बोलते हैं। और पीआईओ कौन? ऐसे विदेशी नागरिक जिसने कभी भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो या जिसके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी में से कोई भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत परिभाषित भारत का नागरिक रहा हो, अथवा किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी था जो 15 अगस्त 1947 के बाद उस व्यक्ति और उसके वैवाहिक संबंधी स्पाउस को भी भारतीय मूल का व्यक्ति पीआईओ माना जाता है। ये कंडीशन आप देख लेना, इसको नोट कर लेना और उसमें आप अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद में आप देखेंगे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन एवं अफ़गानिस्तान के नागरिक इसमें शामिल नहीं हो सकते। ये कंट्री हैं, इन कंट्रियों के नागरिक इसमें शामिल नहीं होंगे, किसमें? पीआईओ है। केंद्र सरकार इस सूची में कुछ अन्य देशों को भी शामिल कर सकती है। ये राइट है केंद्र सरकार का, जो भारत की सरकार है उसका। अब देखेंगे ओसीआई की योग्यता क्या है, एबिलिटी क्या है, अर्हता क्या है। ये विदेशी नागरिक होते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने के लिए अर्हता मतलब योग्य था। स्थिति या इसके बाद कभी भी नागरिक था, किसी क्षेत्र का नागरिक था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, वह तथा उसके पुत्र पुत्री, पोता पोती, नाती नातिन इस दर्जे के लिए योग्य हैं। वैवाहिक संबंधी अर्ह नहीं है, योग्य नहीं है। हालांकि नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार ओसीआई कार्ड उन वैवाहिक संबंधियों मतलब स्पाउस का भी बन सकेगा जिसके विवाह को 2 वर्ष का समय बीत गया हो। मतलब कोई व्यक्ति आया है और वो विवाह कर लिया यहाँ, तो उसका भी ये बन सकता है, 2 वर्ष हो गए ऊपर। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिक तथा उनके परिवार के लोगों को यह दर्जा प्राप्त नहीं है। ये आप नोट करेंगे, है ना। पीआईओ में क्या था और एनआरआई में, ओसीआई में क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये पीआईओ के लिए कंट्री है और ये ओसीआई के लिए कंट्री, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और सुविधाएं क्या क्या हैं, देखो आप सुविधाओं के लिए देखेंगे आप। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सभी नागरिकों को सुविधा मिलेगा।
जो नागरिक की सुविधा होती हैं, जो सिटीजन की एक सुविधा होती हैं, वो सब एनआरआई को मिलेंगी। 15 वर्षों तक वीज़ा की आवश्यकता नहीं, किनको, पीआईओ जो होते हैं, पर्सन ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडिया, 15 वर्षों के लिए एक वीज़ा की आवश्यकता नहीं। एक यात्रा में 180 दिनों तक रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराने में छूट अवधि बीत जाने पर 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य। अनिवासी भारतीयों को मिलने वाले आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक सुविधा तो उपलब्ध, किंतु कृषि संपत्ति और बागान खरीदने में कोई छूट नहीं है। मतलब कृषि से संबंधित कोई भी खेत वगैरह ये खरीद नहीं सकते हैं, उन बागानों को खरीद नहीं सकते हैं। ऐसे ही आपका ओसीआई में होता है जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग वीज़ा, कितनी भी लंबी यात्रा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं। अनिवासी भारतीयों को मिलने वाले आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक सुविधा तो उपलब्ध, कृषि संपत्ति और बागान खरीदने की इनको भी छूट नहीं है। ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। इसके बाद देखेंगे किन कार्यों की अनुमति इनको मिलती है, एनआरआई को, पीआईओ को और ओसीआई कार्ड धारक को। नागरिक द्वारा किए जाने वाले कार्यों के समान पर्वतारोहण मिशनरी, है ना, पर्वतारोहण मिशनरी कार्य, अनुसंधान मतलब रिसर्च या प्रतिबंधित जो क्षेत्र होता है, रीजन होता है, के लिए यात्रा के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता। पर्वतारोहणी मिशनरी कार्य, अनुसंधान क्षेत्रों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता इनको भी। भारतीय नागरिकता का जो योग्यता है, ये भारत के नागरिक ही हैं। कम से कम 7 वर्षों के लगातार निवास भारत में निवास के बाद आवेदन कर सकते हैं। ये 7 वर्षों के लगातार निवास कर रहे हों। कौन? पीआईओ। ओसीआई की बात करेंगे, पंजीकरण के 5 वर्षों बाद आवेदन कर सकते हैं, किंतु आवेदन से पूर्व भारत में पूरे 7 वर्ष तक रहना होगा इनको भी, है ना। ये आप देख सकते हैं पीआईओ और ओसीआई के लिए। ये तो भारत के नागरिक हैं ही एनआरआई। मत का अधिकार इनको है, एनआरआई को, है ना, आप देख सकते हैं मत का अधिकार इनको है, लेकिन इनको नहीं है और इनको भी नहीं है। संवैधानिक पद पर नियुक्ति आप देख सकते हैं, संविधान के पद पर नियुक्ति इनको है, इनको नहीं है, इनको भी नहीं है। भारत में शिक्षा अनिवासी भारतीय कोटाओं में होगी, किसकी? एनआरआई की, है ना। अनिवासी भारतीय कोटा में इनकी भी होगी और इनकी भी होगी, किनकी? पीआईओ की और ओसीआई की। भारत में भारतीय मुद्रा में खाता इनको खोलने की अनुमति, इनको भी और इनको भी। सुविधा एनआरई और एनआरओ और एनएफसीआर, ये 3 तरीके से इनको खाते खोलने की अनुमति है, आप देख सकते हैं। एनआरई है और एनआरओ और एनएफसीआर। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 की बात करेंगे, फिर उसके बाद 19 की बात करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे एनआरआई और पीआईओ और ओसीआई में, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी नागरिकता। उसके बाद देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। नागरिकता संबंधी कानूनों में प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण को अधिक सरल और उदार बनाने के साथ जुड़े प्रावधानों को लागू करने में आ रही खामियों को समाप्त करने का प्रयास राष्ट्रपति द्वारा 6 जनवरी 2015 से नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 प्रारंभ बार लागू किया गया। और संशोधन में निम्न बातें लिखी गई। कौन कौन सी? नंबर 1, वर्तमान में भारतीय नागरिकता के लिए लगातार 1 वर्ष तक रहना अनिवार्य यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है तो विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट दी जा सकती है। इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों में उनका लिखित विवरण दर्ज करने के उपरांत विशेष 12 माह के लिए छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 30 दिनों के लिए भिन्न भिन्न अंतरालों में दी जाएगी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। भारतीय नागरिकों के ओसीआई नाबालिग बच्चों के प्रवासी भारतीय के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था उदार बनाया जाएगा। मतलब जो ओसीआई धारित होंगे नाबालिग बच्चों के प्रवासी भारतीय के रूप में, इनको रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को उदार बनाया जाएगा। भारतीय नागरिकों के बच्चे, पोते पोतियों या परपोते पोतियों को प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण का अधिकार होगा। ये इसमें डाला संशोधन जब किया था 2015 में। कुछ शर्तों के साथ धारा 7A सेक्शन 7A के तहत पंजीकरण प्रवासी भारतीय नागरिक के पति पत्नी या किसी भारतीय नागरिक के पति पत्नी
के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था है इनको। अब पीआईओ कार्ड योजना का समाप्त कर दिया गया है और जारी सभी पीआईओ कार्डों को अब ओसीआई कार्डों को दर्जा प्राप्त है, इनको प्राप्त होगा। आप सही आगे नोट देखेंगे। भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी की सेक्शन 7A भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है। आईपीसी इंडियन पीनल कोड एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, किंतु यह दंड संहिता भारतीय सेना व जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती। डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की थी। 2003 की बात है ये। 9 जनवरी 2015 को गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत लौटकर आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब तक ये आप नोट कर लेना, यहाँ पर ये 14 की जगह अब तक जो 2024 तक, अभी रिसेंटली 18 तक, इसमें भारतीय प्रवासी जो सम्मेलन हुए हैं या आयोजन हुआ है 18 अब तक मनाए गए हैं। 14 की जगह आप 18 कर लेना, अभी 9 जनवरी को बनाया था। फिर उसके बाद देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 5 अगस्त 2019 को ये लागू हुआ, आपको पता होगा। अधिनियम 1955 में ये संशोधन किया गया 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में दाखिल बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म से संबंध रखने वाले, मतलब 6 कम्युनिटी हैं, याद रखना, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये 6 कम्युनिटी हैं मुस्लिम को छोड़ के। और कंट्री कौन कौन से? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। इनको नागरिकता देने का प्रावधान है इन लोगों को, मुस्लिम को नहीं है। अधिनियम में इन देशों के मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का जिक्र नहीं है। इसमें 6 धर्मों से संबंध रखने वाले जिन प्रवासियों ने 31 दिसंबर 2014 को तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, भारतीय नागरिकता कर सकेंगे हासिल। नागरिकता अधिनियम 1955 की अनुसूची 3 में संशोधन, देशीकरण प्रक्रिया नेचुरलाइजेशन के तहत नागरिकता मिलेगी। जिस स्थिति को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, जिस स्थिति को प्रवासी ने भारत में प्रवेश किया उस स्थिति से उन्हें दी जाएगी नागरिकता। अब 11 साल की बजाय 5 साल, अब 11 साल की बजाय 5 साल रहने पर ही इन प्रवासियों को मिल जाएगी भारतीय नागरिकता। भारत मूल कानून की धारा है 2 सब क्लॉज V1 में बिना पासपोर्ट और वैध यात्रा दस्तावेज के भारत में प्रवेश करने वालों को कहा गया है अवैध प्रवासी, लेकिन इस संशोधित कानून में उन्हें माना गया है वैलिड माना गया है। अब इनके विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर उन पर पहले से चल रही सभी कानूनी कार्रवाई स्वतः खत्म हो जाएगी। इस संशोधित कानून से असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र बाहर किए गए हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में इनका शामिल होना इसकी वजह है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगा यह संशोधन। इस प्रावधान के दायरे में आते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। इन राज्यों में प्रवेश करने के लिए भारतीय नागरिकों को इनर लाइन परमिट की होती है ज़रूरत। किसकी? इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है इन राज्यों में प्रवेश करने के लिए। आगे देखेंगे आप भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कुछ अन्य जो फैक्ट हैं वो देख लें। संविधान के भाग 2 में है आर्टिकल 5 से 11 तक, है ना, और ये संघ सूची का विषय है सिटीजनशिप। नागरिकता अधिनियम 1955 में इससे पहले 5 बार संशोधन हो चुका है, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015। उचित वर्गीकरण रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यक वर्गों को दी जा रही है नागरिकता। तो OCI पंजीकरण को रद्द करना क्यों माना गया, ये देख सकते हैं। केंद्र सरकार कुछ आधारों पर जो OCI के पंजीकरण को रद्द कर सकती है, जैसे अगर OCI ने धोखाधड़ी के आधार पर पंजीकरण कराया है, ये इसमें नोट किया गया है। OCI के जो रजिस्ट्रेशन का जो कार्ड है वो कैसे रद्द हो सकता है, कुछ इसमें सरकार ने पॉइंट डाले हैं। अगर OCI ने धोखाधड़ी के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराया है या रजिस्ट्रेशन के दौरान
उसे 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुनाई गई हो। यह भारत की संप्रभुता और सुरक्षा हित के लिए आवश्यक है। ये मुख्य पॉइंट है, आप याद रखना। ओसीआई को रद्द करने का आदेश तब तक नहीं मंजूर किया जाएगा जब तक ओसीआई कार्ड होल्डर को सुनवाई का मौका ना दिया जाए। उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा जो ओसीआई कार्ड धारक हैं।